चार का वार देख रहे हैं आप, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के वार में सबसे पहले बात होगी सुशासन राज में बेखौफ बदमाशों की। बिहार के अररिया में आज दिन दहाड़े लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से नीतीश सरकार लगातार विरोधियों के निशाने पर है। पूरी खबर डिटेल के साथ दूंगी, लेकिन अगली बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे प्रियंका। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। कुत्ता घुमाने के मामूली विवाद में गोलीबारी हुई, 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग जख्मी हुए हैं। क्या ही पूरा मामला, डिटेल्स के साथ आप तक जानकारी पहुंचाऊंगी, लेकिन अगली खबर के लिए रुख करेंगे महिमा सिंह खबर का। देखिए, तीसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी अयोध्या से जुड़ी हुई। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां तेजी से राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। एक बार फिर से राम मंदिर निर्माण की नई और सुंदर तस्वीरें लेकर आपके सामने हम हाजिर होंगे। और चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे आयुष। आखिर में बात होगी हिमाचल में आया कुदरत के कहर की। हिमाचल प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से भारी बारिश जारी है। इस मानसून सीजन में 55 दिनों में 113 बार लैंडस्लाइड हुआ। बारिश और लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में 330 लोगों की मौत हो चुकी है। और आंकड़े भी पेश करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर बताएंगे शिखा। तो चलिए चार के वार की करते हैं शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। अररिया में पत्रकार की हत्या पर नीतीश कुमार का बयान सामने आया। पत्रकार की हत्या बेहद दुखद नीतीश की तरफ से कहा गया है। अधिकारियों को जांच के आदेश हमारी तरफ से दिए गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुशासन बाबू के राज में आखिर हर बार ऐसा क्यों होता है और सुशासन बाबू आखिर इस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देकर चुप क्यों हो जाते हैं। अधिकारियों को जांच के आदेश नीतीश कुमार की तरफ से दिए गए हैं। अररिया में बेखौफ बदमाशों ने पत्रकार की हत्या कर दी। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि फिलहाल अधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए हैं। तो देखिए, बिहार से एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीरें मिलने लगी है। कुछ महीनों में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से इन मामलों पर चुप्पी साधी है। हालांकि इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए। दुख की बात हो तो देख रहा है, कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ। हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए। और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी के हो गया, तो देख रहा है तुरंत। और बिहार में और पत्रकार की हत्या पर मुख्तार अब्बास नकवी ने हमला बोला है। नीतीश सरकार पर नकवी ने तंज कसा। नीतीश सरकार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, ये उन्होंने कहा। देश संभालने चले थे, प्रदेश संभल नहीं रहा, तो लगातार बीजेपी इसको लेकर आक्रामक है और निशाने पर है प्रदेश सरकार, यानी कि नीतीश कुमार की सरकार। और मुख्तार अब्बास नकवी ने इसको लेकर कहा है कि देश संभालने निकल चुके हैं, लेकिन प्रदेश संभल नहीं रहा है नीतीश कुमार से। अब सुशासन बाबू का जो कुशासन के टापू में घुसने का एक के बाद एक नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। जो अभी कहते थे कि हम तो पूरा देश बदल देंगे, बिहार बदल नहीं पा रहे हैं, बिहार के हालात को सुधार नहीं पा रहे हैं। बिहार में जिस तरह से अराजकता, उद्दंडता और खून खराबा हो रहा है, वो अपने आप में चिंता की बात है। बिहार के अररिया में 18 अगस्त की सुबह एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने पत्रकार विमल कुमार यादव को उनके घर में घुसकर गोली मारी। जानकारी के मुताबिक इस वारदात को 4 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ साल पहले विमल के भाई की भी बदमाशों ने इसी तरह हत्या कर दी थी। विमल भाई के मर्डर केस में मुख्य गवाह थे। इस केस का ट्रायल अभी कोर्ट में चल रहा है। आशंका जाहिर की जा रही है कि इसी के सिलसिले में विमल पर हमला किया गया। आज सुबह करीब 5:30 बजे रानीगंज बाजार अंतर्गत विमल जी, जो दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, 4 अपराधकर्मी उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं और आवाज़ देते हैं। आवाज़ देने पर निकलते हैं घर से बाहर और उनको गोली मार के और फरार हो जाते हैं। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। बिहार में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना नई नहीं है। महज बीते 1 महीने में बिहार के मामलों पर गौर करें तो फहरिस्त दर्जन से भी ज्यादा लंबी है। 15 अगस्त समस्तीपुर में
एसएचओ की हत्या, गोली मारकर हुई हत्या। 8 अगस्त पूर्वी चंपारण 50 साल के मुन्ना दुबे की हत्या, जमीन विवाद में मारी गोली। 8 अगस्त पूर्वी नवादा आरा 9वीं क्लास की छात्रा की हत्या, छेड़खानी का विरोध करने पर मारी गोली। 8 अगस्त जमुई में युवक की हत्या, अपहरण के बाद हत्या। 7 अगस्त सारण 42 साल के रंजीत शाह की हत्या, आपसी विवाद में गोली मारी। 7 अगस्त कैमूर में आभूषण कारीगर को मारी गोली, लूट के इरादे से गोली मारकर हत्या। 30 जुलाई पटना संतोष चौधरी की हत्या, गोली मारकर हुई हत्या। 31 जुलाई पटना नीलेश मुखिया की हत्या, गोली मारकर की गई हत्या। 29 जुलाई पटना 2 लोगों को मारी गई गोली, एक की मौत एक घायल। 29 जुलाई पटना रोहित पांडे की हत्या। 25 जुलाई खुसरूपुर पटना मनजीत सिंह नाम के शख्स की हत्या। 24 जुलाई कदम कुआं पटना मनोज राय को मारी गई गोली। 14 जुलाई दानापुर मनीष कुमार को गोली मारी गई। 11 जुलाई बहादुरपुर पटना पंकज कुमार पर जानलेवा हमला। बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर अब नीतीश सरकार निशाने पर है। बिहार की स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर हो चुकी है। अगर गौ तस्करी के लोगों को कोई भी पुलिस बोलेगी तो उसकी लाश ही दिखेगी, चाहे वो पुलिस अफसर हो चाहे कोई हो। मेरे बेतिया में 15 अगस्त को पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ झंडा लहराया गया। जिन छात्रों ने उसका विरोध किया कि आप झंडा क्यों लहरा रहे हैं, अब उनको सबको जेल भेजने की तैयारी हो रही है। ये बात किसी से नहीं छुपी कि बिहार में किस तरीके से अपराधियों ने अपनी जड़ों को न सिर्फ मजबूत कर लिया है बल्कि पूरे प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया और मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं असहाय दिखती है इन अपराधियों के सामने। और मुझे कहने में इस बात को कहीं कोई संदेह नहीं है कि कई जगहों पर तो संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को बिहार सरकार का। हैरानी की बात तो ये है कि बिहार में जहां हाहाकार मचा है तो दूसरी तरफ सीएम नीतीश हैं, उन्हें बिहार में अपराध दिखता ही नहीं है। आपराधिक घटना घट रही है, कौन कर रहा है? आप जरा देखिए तो क्या बात है, यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, कितना कम है। जरा फिगर तो देखिए, सारा फिगर जो प्रकाशित होता है तब देखिए, बहुत कम है। और कोई बिना मतलब का वो अपना ये सब बोलते रहता है। बिहार में हालात खराब हैं, लेकिन नीतीश कुमार बिहार छोड़ विपक्षी एकता का राग अलाप रहे हैं। ऐसे में बिहार की जनता को समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर करे तो करे क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत कड़ी। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में कुत्ता घुमाने को लेकर हुए विवाद में बैंक के सुरक्षा कर्मी ने गोलियां चला दी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक खजराना थाना क्षेत्र के कृष्ण बाग कॉलोनी में बैंक का गार्ड कुत्ते को घुमा रहा था और इसी दौरान उसका पड़ोसी से विवाद हो गया। अब विवाद के बाद बैंक गार्ड ने दरअसल यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और इसके बाद से आपको ये भी जानकारी दे दें कि गार्ड राजपाल राजावत अपने घर गया और उसने अपने लाइसेंसी बंदूक से छत पर पहुंचकर गोलियां चला दी। गोली राहुल वर्मा और विमल आमचा को लगी और उनकी मौत हो गई। वहीं पर 6 लोग घायल हो गए। आरोपी राजपाल सिंह राजावत सुखलिया के एक बैंक में गार्ड है। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, बंदूक को भी जब्त कर लिया और लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिक्योरिटी गार्ड जिसने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, बंदूक से फायरिंग की, 2 लोगों की मौत हो गई और इसमें 6 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, चांद के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान 3। इसरो ने ट्वीट कर जारी किया एक नया वीडियो। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर बड़ी खबर है। इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर एक वीडियो ट्वीट किया है। इसरो ने एक नया वीडियो ट्वीट किया जिसमें विक्रम लैंडर की पोजीशन की जानकारी दी है और साथ ही चंद्रमा को बेहद करीब से रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो जो है वो भी इसके साथ जारी किया गया। देख सकते हैं आप किस तरह से लगभग 100 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा दूरी और दिन ब दिन 23 अगस्त तक ये दूरी अब घटती जाएगी। 23 अगस्त को इसकी लैंडिंग होनी है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं चांद किस तरह से चंद्रयान 3 के जरिए देखा जा सकता है। इसरो ने ये वीडियो ट्वीट किया है। कल ही प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ था विक्रम और अब चांद की सतह की तरफ लगातार बढ़ता हुआ ये वीडियो ट्वीट किया गया है और जानकारी दी गई है इसमें
कई तकनीकी जानकारी भी इसमें इसरो ने ट्वीट करके नया वीडियो जारी किया है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होनी है और फिलहाल 130 किलोमीटर सबसे नजदीकी जो दूरी है चंद्रयान 3 और चांद की सतह की। लैंडर डीबूस्टिंग का पहला चरण कामयाब रहा और लगातार इसको लेकर अब दूरी को कम किया जा रहा है, ऑर्बिट को कम किया जा रहा है और उसके बाद 20 अगस्त को डीबूस्टिंग का दूसरा चरण भी शुरू होगा। तो ये वीडियो आप देखिए किस तरह से चांद जो है चंद्रयान 3 के जरिए यहां देखा जा सकता है और बेहद नजदीक से ये तस्वीरें लगभग 100 किलोमीटर दूरी से ली गई हैं। ये जो आपको बड़े बड़े चट्टान जैसी तस्वीरें दिख रही हैं दरअसल माउंटेन्स हैं चांद के, और इसी को लेकर एक स्टडी की जाएगी चंद्रयान के जरिए कि सेस्मिक स्टडी होगी। उसमें चंद्रमा पर भूकंप क्यों आते हैं, क्या इंटेंसिटी होती है, क्या वहाँ मानव जीवन समेत जीवन की क्या संभावनाएं हैं, तमाम पहलुओं को लेकर स्टडी की जाएगी। सबसे पहले तस्वीरें भारत 24 पर आप देख रहे हैं। तो विक्रम लैंडर ने ये तस्वीरें दरअसल भेजी, आप देखिए किस तरह से चंद्रमा पर बड़े बड़े माउंटेन्स देखे जा रहे हैं। लैंडर डीबूस्टिंग का पहला चरण सफल रहा। कल प्रोपल्शन मॉड्यूल से चंद्रयान 3 अलग हुआ था और उसके बाद 23 अगस्त को 14 दिनों का ये सफर दरअसल शुरू होगा लैंडिंग के बाद का, जहां विक्रम और प्रज्ञान अपनी स्टडीज को शुरू करेंगे। तो चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है चंद्रयान 3 और अब बस उस वक्त का इंतजार जब सॉफ्ट लैंडिंग यहां पर होगी और अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम होगा। अंतरिक्ष के लिहाज से अगर बात करें तो भारत नित नए आयाम यहां पर हासिल कर रहा है और अब चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है चंद्रयान 3। ये वीडियो इसरो ने जारी किया है और ये बताया है किस तरीके से अभी तक जो ये पूरी यात्रा रही है वो सफलतापूर्ण यहाँ पर तय किया है चंद्रयान 3 ने। चलिए अब खबरों में और आगे बढ़ते हुए अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, जहां तेजी से राम मंदिर का निर्माण इस वक्त जारी है और इस निर्माण को लेकर के हर बार हम आपको कुछ नया दिखाते हैं। एक बार फिर से राम मंदिर निर्माण की नई और सुंदर तस्वीरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, तकरीबन 10% मंदिर बनकर के इस वक्त तैयार हो चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जारी इन तस्वीरों में राम मंदिर की भव्यता आपको देखने को मिलेगी। राम मंदिर ले रहा आकार, भक्तों का सपना हो रहा साकार। अयोध्या बनेगी यूपी की धार्मिक राजधानी। मंदिर की नक्काशी है अद्भुत, निहार रहे हैं रामदूत। कमल पर विराजमान होंगे रामलला, भक्त कहेंगे जय श्री राम। इन दो तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए। राम मंदिर की ये दो नई तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर मंदिर के फर्स्ट फ्लोर के निर्माण की ड्रोन से ली गई है। फर्स्ट फ्लोर पर बन रहे खंबे 10 फीट ऊंचे तैयार हो चुके हैं। इसके बाद छत डाली जानी है। वहीं दूसरी तस्वीर में श्री राम जन्मभूमि मंदिर कॉरिडोर को दिखाया गया है। वहीं इससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने राम मंदिर के गर्भगृह की छत का वीडियो जारी किया था। इसमें दिख रहा है कि रामलला का गर्भगृह बनकर तैयार हो चुका है। गर्भगृह की दीवारों पर भव्य नक्काशी की गई है। गर्भगृह की छत के बीच बनी नक्काशी के नीचे सिंहासन पर रामलला विराजमान होंगे। जहां रामलला विराजमान होंगे वहां इस समय झंडा दिख रहा है। मंदिर निर्माण में राजस्थान और कर्नाटक के पत्थर लगाए जा रहे हैं। डिजाइन के लिए पिंक सैंडस्टोन लगाए गए हैं। मंदिर की गर्भगृह की दीवार और छत बन चुकी है। फर्श और बाहर का काम अभी बाकी है। ग्राउंड फ्लोर में 166 खंभों पर मूर्तियों को उकेरने का काम चल रहा है। मंदिर के गर्भगृह में लगे 6 खंभे सफेद संगमरमर के हैं, जबकि बाहरी खंभे पिंक सैंडस्टोन से बनाए गए हैं। राम मंदिर डूबते सूरज को अपनी अलग छटा से बिखेरता नजर आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार ने बढ़ा बाजार कैपिटलाइजेशन।
भारत के मिड कैप को लेकर विदेशियों में क्रेज है। भारत के मिड कैप शेयर विदेश निवेशकों में लोकप्रिय। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक का आकलन, इस वर्ष मिड कैप में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ी। 175 आधार अंक बढ़कर बाजार पंजीकरण का 16% हुआ। भारत के शेयर बाजार में बढ़ा विदेश निवेशकों का विश्वास। S&P BSE मिड कैप इंडेक्स में भी 20% की बढ़ोतरी। भारत के इक्विटी बेंचमार्क में भी 7.4% की बढ़त। हिमाचल प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से भारी बारिश लगातार जारी है और इस मॉनसून सीजन में 55 दिनों में 113 बार लैंडस्लाइड की घटना हुई। बारिश और लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में 330 लोगों की अब तक जाने जा चुकी है और इसी बीच राज्य सरकार ने स्टेट डिजास्टर इसे घोषित करने का निर्णय लिया है। स्टेट डिजास्टर घोषित होने के बाद प्रदेश में राहत और बचाव का काम तेजी से किया जा सकेगा। सरकार ज्यादा फोकस के साथ तबाह हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाने की दिशा में काम करेगी और इसके लिए सरकार को अतिरिक्त फंड का भी प्रावधान करवाना होगा। इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने हिमाचल के लिए 11 करोड़ रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया। राज्य आपदा अधिकारियों के मुताबिक हिमाचल में इस सीजन बारिश के चलते 10,000 करोड़ रुपए का लगभग नुकसान हुआ है। और हिमाचल की छत्तीसगढ़ सरकार करेगी आर्थिक मदद। छत्तीसगढ़ सरकार ने 11 करोड़ की मदद का ऐलान कर दिया है। सामूहिक एकजुटता से आपदा का सामना करेंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। पूरा देश इस वक्त हिमाचल के लोगों के साथ है। जो विपदा आ गई है, जिस तरीके से हिमाचल में हालात बने हुए हैं, उसके मद्देनजर लगातार भूपेश बघेल इसको लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री से फोन पर बात करते हुए रहे हैं। और अब जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि मुश्किल की इस घड़ी में आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये कहना है कि सामूहिक एकजुटता से इस आपदा से हम लड़ेंगे, इसका सामना करेंगे। हिमाचल की मदद करेगी छत्तीसगढ़ सरकार और इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने आर्थिक मदद का फैसला लिया है। 11 करोड़ की राशि यहां पर दी जाएगी। और चलिए अब आपको तस्वीरें हम शिमला से दिखाएंगे, जहां पर फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से। इस वक्त न सिर्फ शिमला बल्कि चंबा, किन्नौर और अलग अलग जगहों पर इस वक्त तस्वीरें कुछ ऐसी ही है। फिलहाल एक शिमला से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। रेस्क्यू लगातार चलाया जा रहा है। सेना वहाँ पर है, NDRF SDRF की टीमें भी वहाँ पर पूरी तरह से तैनात। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त जगह जगह पर जहां पर लैंडस्लाइड हुआ या फिर कुछ नुकसान हुआ है, खुद वहां पर पहुंचते हुए नजर आए। उनके साथ मंत्री विक्रमादित्य सिंह को भी यहाँ पे देखा। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी मदद का ऐलान यहाँ पर किया है। लेकिन अभी तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं शिमला से, जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और समर हिल में लैंडस्लाइड, इसके अलावा समर हिल के अलावा और भी कई जगह जहाँ पर भूस्खलन हुआ था, इसकी वजह से वहाँ के लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई थी। फिलहाल अभी भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो बाढ़ बारिश से बर्बादी का मंजर हिमाचल में लगातार दिख रहा है। अब तक 330 लोगों की मौत की खबर है और हाल के दिनों में 70 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री सुक्खू खुद यहां ग्राउंड पर पहुंचे हैं। कल अनुराग ठाकुर ने भी एक बड़ा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को दरअसल सियासत नहीं करनी चाहिए बल्कि राहत पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। बिहारियों को लेकर भी जो स्टेटमेंट सामने आए थे उस पर भी अनुराग ठाकुर ने एक बड़ा हमला कांग्रेस पर बोला। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किस तरह से NDRF के जवान जहां पर रोड्स ब्लॉक है उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मलबा हटाकर रास्तों को फिर से सुचारू किया जा सके और कनेक्टिविटी फिर से शुरू हो, ये कोशिश आप देखिए किस तरह से बड़े बड़े जो पेड़ हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें वो रास्तों पर आ चुकी हैं। और यही वजह है कि कुछ ऐसे इलाके थे जहां
हफ्ते भर से पेट्रोल डीजल भी नहीं पहुंच पाया था। कल इसको लेकर कवायद की गई और आज भी ये प्रोसेस जारी है, मलबा हटाया जा रहा है। लेकिन दख्खत आपदा बहुत बड़ी और यही वजह है कि हिमाचल की सरकार ने इसे स्टेट डिजास्टर घोषित किया है। अब तक राहत का जो काम था वो डिजास्टर रिलीफ फंड से किया जा रहा था, लेकिन अब बजट में इसका अलग से प्रावधान किया जा सकेगा और एलोकेशन हो सकेगा। और यही वजह है कि आप देखिए किस तरह से राहत बचाव कार्य में अब तेजी आई। एनडीआरएफ के जवान लगातार मुस्तैद। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने भी 11 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान किया। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल ने इसके लिए 11 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। कहा मिलकर इस आपदा से हम लड़ेंगे। केंद्र से भी लगातार मदद दी जा रही है। एनडीआरएफ के साथ साथ जो जवान मांगे गए थे आपदा के लिए, रेस्क्यू के लिए, उनको भेजा गया है और केंद्र सरकार भी इन हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए। देखिए कई राज्यों में इस वक्त बाढ़ से तबाही का मंजर है। कई राज्यों में बाढ़ का कहर दिख रहा है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको हिमाचल से दिखा रहे हैं, जहां लगातार तेजी के साथ रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अलग अलग जगह लैंडस्लाइड हुई है। तकरीबन 100 से ज़्यादा लैंडस्लाइड की घटना हिमाचल प्रदेश में सिर्फ हुई है और जिसके बाद यहाँ पर लोगों का रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। मैनेजमेंट पूरी तरीके से काम कर रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को देख रहे हैं, जिनकी तरफ से हिमाचल को आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। देखिए कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं। पंजाब, हिमाचल में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। लगातार देश भर में ऐसी ही स्थिति है क्योंकि इस बार कई सालों के मुताबिक ज्यादा बारिश हुई है और इसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात जगह जगह पैदा हो गए हैं। बात हिमाचल की हम करें या फिर पंजाब की करें, हर जगह हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कई जिले में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। ये तस्वीर हम आपको पंजाब की दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको हिमाचल की स्थिति दिखा दी। तो तेजी से जो तेज बारिश हुई है और साथ ही इसके जो जल स्तर बढ़ रहा है, नदियों में जो उफान है, उसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। तो स्थिति बेहद गंभीर। कुछ और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कानपुर यूपी की तस्वीर, कपूरथला पंजाब की तस्वीर, जालंधर की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, मंडी हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से कुदरत की ये मार और अलग अलग जगहों पर आम लोगों की परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और इससे पहले भी हमने ऐसे हालात देखे हैं जब मानसून ने दस्तक दी थी, जब पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई थी देश के अलग अलग हिस्सों में। और अब एक बार फिर से कुदरत का कहर और इसके जद में वो तमाम लोग आ चुके हैं जो कि इन इलाकों में रहते हैं। बिहार में भी स्थितियाँ गंभीर बनी हुई है, लेकिन यूपी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में दिक्कत इस वक्त सबसे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि सरकार के स्तर से अपनी कोशिशें की जा रही है। हजारों हजार की तादाद में वो तमाम लोग जिनका रेस्क्यू किया गया है, जिनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। लेकिन मौसम विभाग ने जो कहा है वो ये कि आने वाले वक्त में भी हालात कमोबेश ऐसे ही बने रहेंगे। और चलिए अब आपको अगली खबर बताएंगे जो कि अरेरिया से जुड़ी हुई है। पत्रकार की हत्या पर दरअसल नीतीश कुमार ने बयान दिया। उन्होंने पत्रकार की हत्या को बेहद दुखद बताया और कहा कि अधिकारियों को जांच के आदेश फिलहाल दिए गए हैं। इस पूरे मामले की जांच अब की जाएगी। पत्रकार की हत्या बेहद दुखद नीतीश कुमार ने कहा और अधिकारियों को जांच के फिलहाल आदेश दिए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आपने देखा कैसे जमकर राजनीति भी हो रही है। अररिया में पत्रकार की हत्या हो जाती है और इसी को लेकर फिर सरकार पर सवाल भी खड़े होते हैं। इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने कहा कि पत्रकार की जो हत्या दुखद है और अधिकारियों को फिलहाल जांच के आदेश दिए गए हैं और जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच अब की जाएगी। ये दुख की बात हो तो देख रहा है, कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ। हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ। तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी के हो गया। तो देख रहा है और बिहार में तो बड़ी खबर है, अररिया में पत्रकार की हत्या पर बीजेपी भी भड़क गई। नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। बिहार में टारगेट किलिंग हो रही है, ये चिराग पासवान का, एनडीए का ये कहना है। बिहार में चौथे स्तंभ की हत्या, चिराग पासवान ने हमला बोला। वहीं बिहार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, ये बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है। तो बीजेपी और बीजेपी के साथ साथ एनडीए में जो बाकी दल हैं बिहार के, उनकी तरफ से भी अब लगातार इसको लेकर हमला बोला जा रहा है। एलजेपी की तरफ से भी एक बड़ा निशाना इस पर साधा गया। ये बात किसी से नहीं छुपी
कि बिहार में किस तरीके से अपराधियों ने अपनी जड़ों को न सिर्फ मजबूत कर लिया है बल्कि पूरे प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया और मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं असहाय दिखती है इन अपराधियों के सामने। और मुझे कहने में इस बात को कहीं कोई संदेह नहीं है कि कई जगहों पर तो संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को बिहार सरकार का। अब गवाह भी मारे जा रहे हैं बिहार में, और पत्रकार जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उनको भी मारने का काम बिहार में अपराधी कर रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फुर्सत ही नहीं है दिल्ली बॉम्बे घूमने से और घमंडिया गठबंधन का निर्माण करने से। उनको फुर्सत कहाँ है? बिहार के लोग मारे जा रहे हैं, बिहार के लोगों के बीच में आपराधिक घटना बढ़ रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी आराम से चैन की नींद सो रहे हैं और वो लगे हैं कि कैसे जेट प्लेन पे बैठेंगे, तो उसके लिए स्टेट हैंगर का उद्घाटन करने में लगे हैं। उनके लिए जो पत्रकार साथी या थानेदार मर रहे हैं उनके लिए चिंता का। और इससे बीच एक और बड़ी खबर, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा बयान। अमेठी की जनता राहुल के साथ। अजय राय का ये बयान है, राहुल अमेठी से लड़ेंगे चुनाव। अजय राय की तरफ से कहा गया है, यानी स्थिति एक तरीके से स्पष्ट की जा रही है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल और प्रियंका गांधी के साथ है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से ये बड़ा बयान, अमेठी की जनता राहुल के साथ। अजय राय की तरफ से कहा गया और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जिस तरीके से आजकल और इन दिनों कांग्रेस में इन तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं और फिर कांग्रेस पलटवार कर देती है, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी इस बार भी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जानकारी यही कि अजय राय की तरफ से ये बयान दिया गया है कि राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से राहुल और प्रियंका गांधी के साथ हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष हैं अजय राय, जिनकी तरफ से ये बड़ा बयान राहुल गांधी को लेकर के दिया गया है। इस बार राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ताओं के लिए जान लड़ा देगा। इस बार राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? मोदी के नेतृत्व में इन्वेस्टमेंट में भारी बढ़ोतरी। 2014 से अब तक पूंजीगत व्यय में 80% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पूंजीगत व्यय 80% बढ़कर 1,71,000 करोड़ रुपए हुआ। आरबीआई ने देश के निवेश में बढ़ोतरी पर मुहर लगाई है। 2022-23 में 94,876 करोड़ रुपए रहा पूंजीगत व्यय। 2023-24 में 1,71,568 करोड़ रुपए हुआ पूंजीगत व्यय। 2022-23 में पूंजीगत व्यय में इंफ्रास्ट्रक्चर का योगदान 60% का रहा है। मोदी की जनधन योजना से क्रांतिकारी परिवर्तन। लॉन्चिंग के बाद 9 साल में आए क्रांतिकारी परिवर्तन। अप्रैल जुलाई के बीच खुले 1 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते। मोदी का हर नागरिक को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है। केंद्र सरकार ने की थी प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत। 2023 में 3.59 करोड़ लोगों ने खोले गए इतने लोगों के दरअसल जनधन अकाउंट खोले गए थे। साल 2023 के पहले 4 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा के जनधन खाते खोले गए और जनधन योजना में सरकारी बैंकों में सर्वाधिक खाते। मार्च 2021 तक की अगर बात करें तो 33.26 करोड़ रही जनधन खातों की संख्या। मई 2023 में बढ़कर 38.58 करोड़ हुए जनधन खाते। जुलाई 2023 तक जनधन लाभार्थी 49.63 करोड़ हो गए और उसके बाद जनधन खातों में जमा राशि में अब 4,000 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जनधन खातों में जमा है कुल 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए और इसके अलावा ओवरड्राफ्ट, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड जनधन खातों की खासियत है।
और बड़ी खबर है, नरेंद्र मोदी का इनोवेशन देश को गर्व। भारत को मिला पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। कैम्ब्रिज लेआउट बेंगलुरु में ये तैयार हुआ है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस से हर भारतीय को गर्व है, पीएम का ये कहना है। वहीं मोदी के नेतृत्व में नवाचार प्रगति का एक और प्रमाण, आत्मनिर्भर भारत की भावना का भी प्रतीक। पीएम मोदी ने 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस शिल्पकारों को बधाई दी है। शिल्पकारों ने डाकघर को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। नरेंद्र मोदी के आयुष्मान भारत पर डब्ल्यूएचओ की मुहर लग गई है। डब्ल्यूएचओ निदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम ने इस पर मुहर लगाई। डिजिटल स्वास्थ्य पहल के लिए भारत की सराहना की है। मेडिकल वैल्यू ट्रैवल डिजिटल स्वास्थ्य पर तारीफ भी की। गुजरात में डब्ल्यूएचओ के शिखर सम्मेलन में जमकर तारीफ की। डॉक्टर घेब्रेयेसस ने इथियोपिया में अनुभव को साझा किया। आयुर्वेद पारंपरिक चिकित्सा में भारत की क्षमता पर अनुभव किए साझा। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में भारत में विशाल संभावनाएं। डिजिटल स्वास्थ्य में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के निवेश महत्वपूर्ण है, ये बात कही गई। आयुष्मान भारत से वर्चुअल अर्थ टेलीमेडिसिन भी महत्वपूर्ण।